कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से दौलत बना लेते हैं जबकि दूसरे पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं? ऐसा क्यों है? आज हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं और हमारी कोशिश इन 7 आदतों की सिर्फ एक लिस्ट बनाने की नहीं है, बल्कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की है जो दौलतमंद लोगों के दिमाग में चलता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत जरूरी फ्रेमवर्क है। हाँ, ये बातचीत सिर्फ पैसों के टिप्स के बारे में नहीं है, ये असल में मानसिकता, अनुशासन और व्यवहार के उन पैटर्न्स के बारे में है जो मिलकर किसी की आर्थिक दिशा तय करते हैं। अच्छा। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि अमीर बनना कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति और कुछ खास आदतों का नतीजा है जिसे कोई भी सीख सकता है। हाँ, जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली और सबसे बुनियादी गड़बड़ी से शुरू करते हैं। ठीक है। जो है बिना किसी योजना के पैसा खर्च करना। ये सुनने में बहुत आम लगता है, लेकिन स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ बजट न बनाने से कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये पहली और सबसे बड़ी दरार है जिससे दौलत, अब कह सकते हैं, रिश्ती रहती है। स्रोत उसे वित्तीय अनुशासनहीनता कहते हैं। वित्तीय अनुशासनहीनता। जी, यहाँ जो सबसे अहम शब्द है वो है इरादा, मतलब इंटेंशनैलिटी। इरादा। हाँ, इसका मतलब कंजूस होना नहीं है, बल्कि ये है कि आप अपने पैसे के बॉस हैं, पैसा आपका बॉस नहीं है। इसे थोड़ा और खोलिए, पैसे का बॉस होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर रुपए को एक काम सौंपना। ये कुछ ऐसा है जैसे किराने की दुकान पर लिस्ट के साथ जाने और बिना लिस्ट के घूमने में जो फर्क है। सही बात है। दोनों ही सूरतों में आप सामान खरीदते हैं, लेकिन एक में आपका नियंत्रण होता है और दूसरे में आप आवेग और मार्केटिंग के शिकार हो जाते हैं। हाँ, अमीर लोग अपने पैसे के लिए एक मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या ये रुपया भविष्य के लिए निवेश होगा? अच्छा। क्या ये किसी जरूरत पर खर्च होगा या ये मनोरंजन के लिए है? मतलब हर रुपए का एक मकसद है। बिल्कुल। जब हर खर्च एक सोचे समझे फैसले का नतीजा होता है तो आप असल में अपनी मानसिक ऊर्जा बचा रहे होते हैं। ये एक तरह का फाइनेंशियल एल्गोरिथम बन जाता है जो आपके लिए काम करता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं, बल्कि मानसिक बोझ कम करने के बारे में भी है। जी। लेकिन खर्च पर नियंत्रण तो तब काम आएगा जब आमदनी काफी हो। मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए असली समस्या यहीं से शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है कि उनकी आमदनी का सिर्फ एक ही जरिया है। बिल्कुल। ये दूसरी आदत है, सिर्फ एक आय पर निर्भर रहना। स्रोत इसे वित्तीय तौर पर एक पैर पर खड़े होने जैसा बताते हैं, जो बहुत जोखिम भरा है। बहुत ज्यादा। लोग अपनी 9 से 5 की नौकरी को ही सब कुछ मान लेते हैं और उसे एक मजबूत खंबे की तरह देखते हैं, जबकि असल में वो एक पतली रस्सी पर चल रहे होते हैं। और ये रस्सी कभी भी टूट सकती है, खासकर आज की अनिश्चित दुनिया में। हाँ। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि दौलतमंद लोग हमेशा आय के कई स्रोत, यानी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने पर ध्यान देते हैं। इसके पीछे का क्यों समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है? ये सुरक्षा और विकास के बारे में है। सोचिए, एक स्रोत आपकी जरूरतों को पूरा करता है, दूसरा आपकी बचत को बढ़ाता है, तीसरा आपके निवेश को ईंधन देता है, और चौथा शायद किसी शौक से जुड़ा हो। हाँ, हो सकता है। ये एक सुरक्षा कवच बनाता है। अगर एक स्रोत बंद भी हो जाए तो आपकी जिंदगी पटरी से नहीं उतरती। सही है। और साथ ही ये आपकी दौलत को चक्रवृद्धि दर से बढ़ाता है, क्योंकि आपकी कमाई की रफ्तार एक इंजन के बजाय कई इंजनों से चल रही होती है। तो ये अवसरों को बढ़ाने का भी एक तरीका है। और अवसरों की बात करें तो ये हमें एक बहुत बड़े मानसिक अवरोध तक ले आता है, जोखिम से डरना। कई लोग अवसर इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। हाँ, और इसी आदत के साथ एक और आदत जुड़ी हुई है। कौन सी? ज्ञान और कौशल को नजरअंदाज करना। ये दोनों असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा। डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है। आप जिस चीज को नहीं समझते उससे आपको डर लगता है। ये बहुत दिलचस्प है। तो आप कह रहे हैं कि जो लोग सीखते नहीं हैं वो जोखिम लेने से ज्यादा डरते हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि अमीर लोग जुआ नहीं खेलते, वे परिकलित रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क्स। परिकलित। और परिकलित शब्द का आधार ही ज्ञान और विश्लेषण है। जुआ उम्मीद पर आधारित होता है, शायद ये काम कर जाए। परिकलित जोखिम जानकारी पर आधारित होता है। मैंने रिसर्च की है, इसके सफल होने की संभावना 80% है, और अगर ये फेल भी हुआ तो मेरा नुकसान सीमित है। ये क्षमता तभी आती है जब आप लगातार सीख रहे होते हैं। लेकिन परिकलित जोखिम और सिर्फ उम्मीद के बीच की लाइन, वो तो बहुत पतली हो सकती है ना? हो सकती है। स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि कोई ये कैसे तय करे कि वो विश्लेषण कर रहा है या सिर्फ खुद को दिलासा दे रहा है।
या एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत के अनुसार इसकी पहचान प्रक्रिया में है। प्रक्रिया में? हाँ। क्या आपने सिर्फ अच्छी बातें सुनी हैं या आपने उसके बुरे पहलुओं पर भी रिसर्च की है? क्या आपने सबसे खराब स्थिति मतलब वर्स्ट के सिनेरियो का विश्लेषण किया है? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ली है जो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो? जब आप इन सवालों का जवाब हाँ में दे सकते हैं तो आप विश्लेषण कर रहे हैं, और जब आप इन सवालों से बच रहे हैं तो आप उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए स्रोत की वो पंक्ति इतनी शक्तिशाली है, सीखना बंद तो विकास बंद। स्टॉप लर्निंग, स्टॉप ग्रोइंग। बिल्कुल। आपका ज्ञान ही वो औजार है जो डर को कम करता है और आपको स्मार्ट जोखिम लेने का आत्मविश्वास देता है। ज्ञान की बात हो रही है तो चलिए एक ऐसे औजार पर आते हैं जिसे ज्यादातर लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कर्ज। हाँ, कर्ज। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। हाँ, कर्ज को अक्सर एक विलन की तरह देखा जाता है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। अच्छा। कर्ज अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है, ये एक औजार है। सवाल ये है कि आप इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो इसका मतलब है कि कर्ज एक आग की तरह है। बिल्कुल सही। आप इससे खाना भी बना सकती हैं और अपना घर भी जला सकती हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। हाँ। हमारे स्रोत में दो तरह के कर्जों के बारे में बहुत साफ बताया गया है। पहला है उत्पादक कर्ज, प्रोडक्टिव डेट, जो संपत्ति बनाता है। हाँ, जो ऐसी संपत्ति बनाने के लिए लिया जाता है जो आपकी जेब में पैसा डाले। और दूसरा है उपभोक्ता कर्ज यानी कंज्यूमर डेट, जो पैसा निकालता है। जो ऐसी चीजों के लिए लिया जाता है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग दूसरे प्रकार के कर्ज से सख्ती से बचते हैं। क्या आप इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए किसी ने 8% ब्याज पर लोन लेकर एक प्रॉपर्टी खरीदी जिससे उसे 12% का किराया मिल रहा है। वो असल में बैंक के पैसे का इस्तेमाल करके हर साल 4% का मुनाफा कमा रहा है। मतलब लेवरेज कर रहा है। बिल्कुल, ये लेवरेज का एक शानदार उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई 14% ब्याज पर लोन लेकर एक महंगी कार खरीदता है जिसकी कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही कम हो जाती है। हाँ, 10% कम हो जाती है, तो वो एक घटती हुई संपत्ति के लिए ब्याज चुका रहा है। ये तो दौलत को खत्म करने का सीधा रास्ता है। बिल्कुल। एक में आप संपत्ति बना रहे हैं, दूसरे में आप देनदारी बढ़ा रहे हैं। ये बहुत साफ है। और ये सब करने के लिए चाहे आय के नए स्रोत बनाना हो या कुछ नया सीखना हो, एक चीज की जरूरत होती है जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है। समय। और छठी आदत इसी से जुड़ी है, समय का सही इस्तेमाल न करना। समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सबके पास बराबर है, 24 घंटे। फर्क बस इसके इस्तेमाल में है। सही बात है। स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर लोग व्यस्त रहने और प्रभावी होने के बीच का अंतर नहीं समझते। मुझे लगता है हम सब ने घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए बिताए हैं। हाँ। और बाद में सोचा है कि वो समय कहाँ गया। स्रोत शायद इसी अदृश्य चोर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत सीधा समीकरण दिया गया है, समय बराबर पैसा बराबर उत्पादकता। टाइम इज इक्वल टू मनी इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि हर मिनट काम करते रहें। इसका मतलब है उन कामों को पहचानना जो सबसे ज्यादा नतीजा देते हैं, हाई लेवरेज एक्टिविटीज। हाँ, और अपना 80% समय उन्हीं पर लगाना। अमीर लोग अपने समय के प्रति बहुत कठोर होते हैं। वो उन गतिविधियों को ना कहना सीखते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्यों के करीब नहीं ले जाती, जैसे कोई बेकार की मीटिंग या बिना मतलब का सोशल इवेंट। समय एक सीमित संसाधन है, एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसे निवेश करना है, खर्च नहीं। और अब हम आते हैं अंतिम और शायद सबसे आश्चर्यजनक आदत पर। हाँ। ये पैसों के प्रबंधन से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। नकारात्मक लोगों और माहौल में रहना। हाँ। ये वाला पॉइंट मुझे हमेशा चौंकाता है। क्या हमारे दोस्त कौन है, इसका असर सच में हमारे बैंक बैलेंस पर पड़ सकता है? स्रोत इस कनेक्शन को कैसे समझाते हैं? ये अदृश्य लेकिन सबसे मजबूत धागों में से एक है जो किसी को पीछे खींच सकता है। अच्छा। स्रोत इसे मनोवैज्ञानिक संक्रामकता कहते हैं, साइकोलॉजिकल कंटेजियन। आपका माहौल और आपके आसपास के लोग आपकी मानसिकता, आपकी महत्वाकांक्षा और आपकी संभावनाओं की सीमा तय करते हैं। मतलब अगर आपके दोस्त हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करते हैं तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगी। उससे भी गहरा, अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा अवसरों की बात करते हैं, नई चीजें आजमाते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। आपको लगेगा कि ये सब संभव है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो सिर्फ समस्याओं की बात करते हैं, हर नए विचार का मजाक उड़ाते हैं और जोखिम को हमेशा बर्बादी के तौर पर देखते हैं, तो आपका दिमाग भी उन्हीं सीमाओं में कैद हो जाएगा।
स्रोत कहते हैं कि अमीर लोग बहुत सचेत रूप से अपना नेटवर्क बनाते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जिनसे वे कुछ सीख सकें। एक तरह से अपना एक पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। जो आपको सही सलाह और प्रेरणा दे। आपकी संगत आपकी रंगत तय करती है। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। तो अगर हम इन सब को एक साथ देखें, बिना योजना के खर्च करना, सिर्फ एक आय पर निर्भर रहना, ज्ञान की कमी के कारण जोखिम से डरना, कर्ज का गलत इस्तेमाल, समय बर्बाद करना और नकारात्मक माहौल में रहना, तो ये साफ हो जाता है कि दौलत बनाना सिर्फ पैसे की गिनती नहीं है। ये एक पूरी तरह से एकीकृत प्रणाली है जहां हर हिस्सा दूसरे को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही। ये आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर कोई सीखना बंद कर दे तो वो नए अवसर नहीं देख पाएगा और जोखिम लेने से डरेगा। अगर कोई अपना समय बर्बाद करता है तो वह आय के नए स्रोत बनाने पर काम नहीं कर पाएगा। और अगर कोई बिना सोचे समझे खर्च करता है तो उसके पास निवेश करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जो या तो आपको ऊपर ले जा सकता है या नीचे खींच सकता है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल उन 7 आदतों पर जो दौलत बनाने में रुकावट बनती हैं। और इससे खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। इन आदतों से बचने के बजाय अगर इन्हें पलट दिया जाए तो क्या होगा? अगर इन 7 नकारात्मक आदतों की जगह 7 सकारात्मक आदतें अपना ली जाएं। और यहाँ असली सवाल ये है, इनमें से वो एक कीस्टोन आदत कौन सी है जिसे बदलने से बाकी आदतें अपने आप सुधरने लगें? अच्छा, डोमिनो इफेक्ट की तरह। बिल्कुल। क्या वो हर दिन 30 मिनट कुछ नया सीखना है, या अपने खर्चों को ट्रैक करना है, या शायद अपने 5 सबसे करीबी दोस्तों के बारे में सोचना है? वो एक बदलाव कौन सा है जो सबसे बड़ा असर